अब आते हैं सर असेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 के अंतर्गत आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आता है असेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑल एग्रीमेंट आर द कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड फ्री कंसेंट भी होना चाहिए टू द पार्टी, कंपोनेंट टू द पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन हो, ऐसे ना हो कि वो ड्रग्स व्रग्स ही दे रहा हो, विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कुछ काम जो करवा रहे हैं उन्हें मर्डर ही करवा रहे हो किसका, ठीक है। नॉट हेयर बाय एक्सप्रेस भी होना चाहिए, ओरल या रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है। डिक्लेयर टू नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। वॉइड का मतलब गवर्नमेंट ने कर रखा है कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये वॉइड ही माने जाएंगे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होने चाहिए। असेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर ये हैं हमारे फर्स्ट एग्रीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पार्टियों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन टू पार्टीज तो होनी चाहिए। एक पार्टी ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है। एक ऑफर होना चाहिए, वन पार्टी इज मेकिंग एन ऑफर एंड अदर पार्टी इज एक्सेप्टिंग द ऑफर, तो उसे बोलते हैं एग्रीमेंट। ए इनवाइट टू बी, टी बी एक्सेप्ट द ऑफर, इज द इन्विटेशन, ठीक है। अगर इसी इन्विटेशन को हम लॉ में ले जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब इन्विटेशन टी के लिए बोला, इन्फोर्सेबल नहीं है ये, पर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, ठीक। अब आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन होने चाहिए लीगल रिलेशनशिप, ये नहीं है कि हमने एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन कोर्ट में ले जा ही नहीं सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। विच ऑफ द टू पार्टीज आर एग्रीड एंटर्ड हुए एक कॉन्ट्रैक्ट में मस्ट बी इन इंटेंशन होना चाहिए दोनों पार्टियों की, कि दोनों पार्टी उसे कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर एक फ्रॉड करे तो दोनों पार्टियों को हक है कि वो उसे कोर्ट में ले जाएं, ठीक है। दोनों पार्टी इलीगली बाउंडेड हैं टू द अदर रिजल्ट सच एन एग्रीमेंट। ए ऑफर करता है परचेज ए हाउस इज सम ऑफ 57 लाख बी एक्सेप्टेड, ठीक है। इन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब एग्रीमेंट हो गए दोनों के बीच में। अगर दोनों में से एक एग्रीमेंट को तोड़ता है कोई सा, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट को तोड़ता है तो वो कोई केस फाइल कर सकता है, यस वो केस फाइल कर सकता है। अब आता है, समझ आ गया। अब आता है कैपेसिटी टू द पार्टी। कैपेसिटी टू द पार्टी का मतलब है कि जो जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पर्सन कैपेबल होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल टू द एंटर्ड इन टू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट है ऑन सी हो, कोई लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। ये पार्टी, ठीक है। इफ इज एज ऑफ मेजोरिटी, वो मेजर होना चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। बिलो 80 ईयर इज जनरली केसेस में माइनर कौन होता है, बिलो 18 से कम वाला होता है। अब आता है इन साउंड माइंड, पागल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं हो, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। कैपेसिटी टू पार्टी होनी चाहिए। इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब उस पर कोई केस नहीं चल रहा होना चाहिए। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ, मतलब जेल में है तब भी हम उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब वो जेल से बाहर आए उसके बाद हम उससे कुछ भी करें, लेकिन डिस्क्वालीफाइड कर रखा है लॉ ने तो उसके खिलाफ हम केस नहीं कर सकते, और वो कैपेबल भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, ए माइनर इज मॉर्टेज प्रॉपर्टी टू बी ए मेजर 20,000 रुपये में बेच देता है, द मैन कैन बी क्लेम हिज प्रॉपर्टी। मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ए है, बी माइनर है, ए अपनी प्रॉपर्टी बी को दे जाता है उधार, मान लीजिए गिरवी रख जाता है, मॉर्टगेज मतलब गिरवी। सी आके उसे ले लेता है, क्या ए सी आके उसे खरीद लेता है,
परचेज कर लेता है, परचेज कर लिया। अब ए क्या उससे ले सकता है? यस, क्योंकि बी को कोई राइट ही नहीं था उसे बेचने का। पहला तो बात वो माइनर है, दूसरा वो दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। हम फर्स्ट केस को देखेंगे, वो माइनर है, माइनर से जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो वाइड ही होते हैं। अब आता है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। एंड एग्रीमेंट, जो हमारे कंसिडरेशन क्या है, मतलब हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम कंसिडरेशन का मतलब सिंपल है, एन एग्रीमेंट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन समथिंग में बदले में कुछ मिलना चाहिए। एक दोनों पार्टी एग्रीमेंट कर रहे हैं, दोनों का प्रॉफिट होना चाहिए। समथिंग इन प्रूव इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। कोई पागल नहीं है फ्री में कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, दूसरी पार्टी का प्रॉफिट और एक का कुछ हो भी नहीं रहा। इसका मतलब कंसिडरेशन मीन लॉफुल होना चाहिए। और नहीं है तू मेरा ये काम करते मैं तुझे 1 करोड़ की ड्रग्स दे दूंगा या गन दे दूंगा, ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होते। ठीक है, कंसिडरेशन भी करते या तो पैसे मिलने चाहिए रिटर्न में, कुछ काम कर रहा है कुछ चीज़ के बदले कुछ चीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे गाड़ी दी तो पैसे मिलने चाहिए। नहीं तो कंसिडरेशन में क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसेंशन एंड आइडम, मीटिंग ऑफ माइंड। अब आता है कंसेंशन एंड आइडम का मतलब मीटिंग ऑफ माइंड सेम होना चाहिए। ये नहीं है दो पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हुए, एक पार्टी कह रही है, वो कह रहा है यार तू अपना घर 5,000 रुपये में बेच, दूसरी पार्टी कह रही है कि मैं 6,000 रुपये में बेचूंगी। तो इसका मतलब मीटिंग ऑफ माइंड डिस्टर्ब है, दोनों का सेम नहीं है। तो कंसेंट का मीटिंग ऑफ माइंड विल भी सेम होना चाहिए दोनों पार्टियों का। कंसेंट फ्री होना चाहिए, धमकी फ्री कंसेंट होना चाहिए, धमकी के थ्रू नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज़। यूँ नहीं है कि हमने कहा यार हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, उसे मार पीट के धमकी लेके उसका प्रॉपर्टी हड़प कर ली, तो कंसेंट क्या था, फ्री था उसका, उसने डर के ही किया ना वो। तो कंसेंट फ्री होना चाहिए, वो जो डराया वो केस फाइल कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी हमारे लॉफुल होना चाहिए। मतलब ये नहीं है हम कोई काम करवा रहे हैं उससे कि उससे कह दे यार उसका मर्डर कर दे मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। ये कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट था किसी काम को करने के लिए? ऑब्जेक्ट क्या था, लॉफुल था? नहीं था। ठीक है, मर्डर करवाने के लिए। एग्जांपल मैंने नीचे लिख रखा है, आप इस यहाँ से सीधे पूरी लाइन कैचअप कर सकते हैं, पढ़ सकते हो ठीक है कौन कौन सी हैं, इसलिए मैंने इसमें रोक दिया है। मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। लॉफुल, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी नॉट में इलीगल और अनलॉफुल होने चाहिए। मतलब इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ ना होने चाहिए। मर्डर करने के कह रहे हो, इट्स सच नेचर ऑफ परमिटेड वुड बी डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, किसी भी लॉ में वो इलीगल नहीं होने चाहिए। ठीक है, किसी को इंजरी करने के लिए, किसी अदर प्रॉपर्टी को हार्म करने के लिए भी नहीं होने चाहिए वो। द एग्रीमेंट इज़ नॉट डिक्लेयर वॉइड, मतलब कोर्ट ने ही, अगर हम कोर्ट ने ही पहले कर रखा है, नीचे पॉइंट आता है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वॉइड और इलीगल, एग्रीमेंट विच हैव बीन डिक्लेयर इज वॉइड और इलीगल, लॉफुल इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कोर्ट ने कहते हैं कि आप ड्रग्स का काम नहीं करोगे, हम ड्रग्स का काम करते हैं, तो इस ड्रग्स का काम करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं और शुरू से ही वाइड माने जाएंगे। अब आता है सर्टेनिटी ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, दोनों पार्टियों की इंटेंशन हो चाहिए कि हम ये काम करेंगे, सर्टेन होने चाहिए कि हाँ ये काम करेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उस काम को करने की, नहीं तो चांद तारे तोड़ला। पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए, सर्टेनिटी भी होना चाहिए कि हाँ ये काम हो सकते हैं। क्यों नहीं चांद तारे तोड़ला मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दूंगा, ये पॉसिबल है कोई चांद तारे तोड़ ले? तो सर्टेनिटी भी होनी चाहिए और पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस होना चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो भी हमें होती हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सारी हमारे फुलफ़िल होने चाहिए। एसेंशियल ऑफ द एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें सारी चीज़ें होनी ज़रूरी चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट में ओरल और राइटिंग, ये ओरल भी हो सकता है, बोल के भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये रिटर्न में भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।